हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज योर टीचर रवि मिश्रा। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो पार्ट स्टार्ट किए थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, उसके पार्ट सेकंड की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी और जेईई में आए कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उन्हें करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उसको भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो अपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू को बताना है जिस पर इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, और आपको एक फंक्शन दे दिया गया कि एफ एक्स है जो कि लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी तो हमें इस वाले को लेना है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 4x प्लस 1 को लेना है। ये कंडीशन दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस अगर x इज इक्वल टू 0 पर है तो बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू पर होगा। साथ में इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, यानी ये जो सेम फंक्शन है इसी की कंटिन्यूटी हमें x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आंसर पे यानी कि सॉल्यूशन पे। अब देखो, आप यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले उस फंक्शन पे निकालते हैं उस पे कि वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जिस पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो f0 जो है वो लिमिट x टेंस टू 0 और f(x), अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती थी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते थे कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। और ये जो मैंने लिमिट लिखा है इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट आएंगी। ये बातें आपको लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज उस पार्ट को जरूर देखें। आप आई बटन पे क्लिक करके भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के पार्ट 1 को देख सकते हो। आपको वहां पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक को दे दूंगा। तो आप यहां से देखो, अगर मैं बात करूं कि f0 क्या होगा, तो f0 मतलब कि फंक्शन यहाँ पे जो है करेगा मूव। रीजन ये है कि x लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल की कंडीशन वहां पर दी गई है। तो लैम्डा टाइम्स और x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, दैट मीन्स कि आपको 0 ही मिलेगा। सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद आप देखो यहाँ से कि जैसे मुझे लिमिट निकालना है तो लिमिट का वेरिएशन जो है हमको दिख रहा है कि लेस पे भी है और ग्रेटर पे भी है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट को निकालने का यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हम h वाले मेथड को यूज करें। तो यहाँ से आप देख सकते, जैसे मैं लिखा कि अगर x टेंस टू 0 माइनस है f(x) का, तो दैट मीन्स कि ये बता रहा है लेफ्ट हैंड की लिमिट को। फिर इसी तरीके से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, यानी h अप्रोचेस टू 0 और ये f0 माइनस h, या फिर वी कैन राइट दिस इनटू f माइनस एच, बिकॉज 0 माइनस एच गिव्स माइनस एच। और जहां पे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि h की वैल्यू स्लाइटली 0 से बड़ी होती है, दैट मीन्स की पॉजिटिव होती है। अब इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बताया था कि h टेंस टू 0 f माइनस एच हो जाएगा। अब देखो माइनस एच का मतलब है कि 0 से कम है इसकी वैल्यू, उस पर मुझे इसको बात करना है। तो यहां से अब देखो क्या हो सकता है, माइनस एच अगर वहां पे मैं रखूंगा अभी तो आपको लिमिट लैम्डा टाइम्स माइनस एच का जब आपने वहां पे रखा तो प्लस एच हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर होता है माइनस 2 इंटू एच। अब आप 0 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो। रीजन ये है क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड होगा नहीं, तो 0 आपने जैसे पुट किया कांस्टेंट आपको 0 ही मिलेगा। फिर आप लिमिट लगाओगे तो आपको 0 यहाँ से फाइनल मिल जाएगा। फिर आप देखो यहाँ से आपने निकाला राइट हैंड की लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा f(x). यहां से फिर आप देख सकते हो कि लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h लिखेंगे क्योंकि हम राइट हैंड की लिमिट की बात कर रहे हैं। फिर आगे इसके बाद हो जाएगा h टेंस टू 0 fh, 0 प्लस h का मतलब fh, और आप तुरंत मूव कर जाओगे 4x वाले पे, यानी कि यहाँ पे आप जब रखोगे 4h प्लस 1 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 4h प्लस 1
इस तरीके से, फिर आप यहाँ रखोगे तो आपको मिल जाएगा 1, क्योंकि लिमिट आप उसके बाद अप्लाई करोगे 1 पे तो आपको 1 ही मिलेगा। ये सब बेसिक हम लोगों ने क्लास 11th में पहले ही सीखा था। तो आज आप ये देखिए यहाँ पे कि अब देखो ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ना। अब ये दोनों पार्ट अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी। जबकि क्वेश्चन में गिवन था कि कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो यानी कि लैम्डा की किस वैल्यू पे ये पूछा था कि कंटिन्यूअस होगा। तो अब यहां से तो पता चल गया कि लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसपे ये कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है वो राइट हैंड की लिमिट के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स की लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डजंट कंटिन्यूअस ऑन एट x इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की कोई ऐसी रियल वैल्यू तब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी जिसपे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देयरफॉर कि लैम्डा की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि कुछ इस तरीके से वी कैन राइट दिस इनटू, जस्ट अ सेकेंड आप देखो, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx is continuous at x is equal to 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसपे जो गिवन क्वेश्चन का फंक्शन था वो कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि हमें इसकी कंटिन्यूटी को इस पे भी चेक करना है कि वो 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर 1, जैसे अगर हम लोग 1 की बात करें, फॉर x इज इक्वल टू 1 पे, अब देखो यहाँ पे कैसे इसको करना चाहिए। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे दिया था कि x लेस और इक्वल टू 0 हो, x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि वो 0 से क्या होगा, बड़ा। अगर आप 1 माइनस एच भी करते हो, 1 प्लस एच भी करते हो, अगर आप एच वाले मेथड से यूज करते हो कि लाइक हमें लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट के लिए एच वाला मेथड यूज करें, तो उस केस में भी मुझे पता है कि ये तब भी 0 से बड़ा ही आएगा। रीजन क्या है कि h की वैल्यू स्लाइटली 0 से बड़ी होती है, जस्ट लाइक मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया भी था कि 0.00001 ले सकते हैं। तो 1 से मैं कितना भी कम कर दूंगा h को, वो 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। अब 1 में अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो 1 से ही बड़ा होगा, तो 0 से तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी उस चीज को यूज कर सकते हैं, एच वाले मेथड को यूज करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। फिर भी आप अगर एच वाले मेथड को यूज करते हो तो कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ थोड़े से टाइम और ज्यादा लग जाएंगे। तो कोशिश आपको करना है कि हमें ये पता हो कि कहाँ पे किस मेथड को यूज करना है, एच वाले मेथड को या फिर डायरेक्ट मेथड को। तो देखो अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि f1 की जब बात करें, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, सो पहले हम 1 पे निकालेंगे। तो f1 की जब हम बात करेंगे तो f1 का मतलब है कि 0 से बड़ा फंक्शन, यानी हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा 4x प्लस 1 वाले में। x की जगह 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5। जो फंक्शन था 4x प्लस 1, वहां पे x की वैल्यू 1 पुट करके फंक्शन को डिफाइन किया, और फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 5 मिल रही है, हमें एट 1 पे 5 मिल रही है। इसी तरीके से लिमिट जब निकालेंगे, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक साथ, तो 1 आपको मिल जाएगा यहाँ से x टेंस टू 1। अब 1 पे है, इसका मतलब है कि 0 से बड़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट जो सेकंड वाला पार्ट था 4x प्लस 1 वही पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 4x प्लस 1, और जब यहाँ पुट करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1, और 1 पुट करने पे आपको 4 इंटू 1 4 प्लस 1 यानी 5, और कांस्टेंट पे अप्लाई करोगे तो 5 ही मिलेगा। अब आप यहाँ से कर सकते हो कि देयरफॉर f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और fx पे दोनों की वैल्यू सेम है, सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकता हूँ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे वो कंटिन्यूअस नहीं था, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि वो कंटिन्यूअस है, बट लैम्डा की कोई रियल वैल्यू ऐसी थी ही नहीं कि उसके लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, बट x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जो है
जुड़ सकते हो और आप वहां मुझे डीएम करके आपके जो भी पढ़ाई से मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्टडी को लेकर के आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं क्या है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जैसे मैंने लिखा कि डिस्कस दी, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स कह सकता हूं या फिर ज्यादा यहां पे रहेगा कि साइन में फंक्शन यूज करूं वर्ड में, तो साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात की गई है। तो अब देखो यहां पे ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि एट एक्स इज इक्वल टू इस पे, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो आप ग्राफ देख सकते हो साइन का कुछ इस तरीके से होता है ना, और ये इस साइड भी जो है मूव करता है। ये आपका पॉजिटिव एक्स वाला हो गया, ये निगेटिव एक्स है, ये ऊपर वाई होगा और नीचे माइनस वाई होगा। ये आपका 1 होता है और यहाँ पे आप कह सकते हो -1 होता है। तो यहाँ से हमें मिलता है कि डोमेन जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन साइन एक्स का वो होता है पूरा पूरा रियल नंबर, है ना। और रेंज की जब बात करेंगे तो रेंज हो जाएगा इसका -1 to 1। तो ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा। खैर मुझे सिर्फ यहाँ बात करनी क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर आपको मेरा पार्ट फर्स्ट का लेक्चर याद होगा, पहले ही सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के पार्ट 1 में कि अगर हमारे पास ग्राफ हो तो वी कैन फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करूं इस ग्राफ को, तो मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूं पेन के थ्रू इसको बनाना, तो मुझे पेन को लिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं पड़ेगी, मैं पेन को पेज पर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। सो इस तरीके से हम लोग कहते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ग्राफ के हेल्प से तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिकॉज कहीं पे भी पेन को लिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं। बट अल्जेब्रिकली यानी लिमिट के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो आई थिंक आप ग्राफ के मेथड को तो समझ गए होंगे, थोड़ा सा लिमिट वाले मेथड को भी हम लोग समझते हैं। तो देखो आप यहाँ पे एफ एक्स मैंने कल लिख दिया कि एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स को पूरा पूरा ऐसा ही नहीं लिखते, पता ही होगा 10th में पढ़े थे। तो यहां पे मैंने कहा कि चलो एट एक्स इज इक्वल टू सी की बात करें। एट एक्स इज इक्वल टू सी, और सी एक रियल नंबर है क्योंकि साइन एक्स खुद एक ऐसा फंक्शन है जो कि रियल है। देखो रियल फंक्शन का मतलब मैंने बताया भी था कि रियल फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, रियल हो, यानी वो रियल पे ही डिफाइंड होता है। ठीक है, तो जो मैं सी यहाँ पे ले रहा हूँ वो भी इसका सबसेट ही होगा, और साथ में कह सकता हूँ कि ये भी एक रियल नंबर होगा जिसपे इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो और सी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है आर पे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे एफ सी पे, क्योंकि फंक्शन पे चेक करते हैं। एफ सी जब करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन सी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हम x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच, अगर ऐसे करें, h वही चीज है कि हल्की सी जो वैल्यू होती है h की स्लाइटली 0 से बड़ी होती है। अगर c यहाँ पे रियल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है c प्लस एच भी रियल नंबर होगा, बिकॉज h यहाँ पे रियल है इसलिए। तो c प्लस एच हमको यहां से हो गया। अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो उस केस में, तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि अगर जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ये कहूं कि x की वैल्यू c की तरफ जाती है तो आपको कह सकते हो h क्या मिलेगा, तब h आपको 0 के इक्वल तब मिलेगा। जैसे अगर आप x को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर x की वैल्यू मैंने c पुट किया तो h क्या मिलेगा आपको, 0, यानी जब x c की तरफ अप्रोच करेगा तो h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग लिमिट को फाइंड आउट करने में करेंगे। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, जिसमें आप c प्लस एच और c माइनस एच से करोगे, तो वहां पे 2 आएंगे, तो जिससे काफी लेंदी होता, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। और ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 का एग्जाम्पल है। तो देखो इसके बाद आप कैसे इसको आपको करना, आगे मूव करना है।
तो जैसे मैंने कहा कि लिमिट मैं निकाल रहा हूं, लाइक लिमिट x टेंस टू c, क्योंकि हमें c पर निकालना है fx। अब जब मैंने इसको लिखा x टेंस टू c, तो ऑटोमेटिक इसमें लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट दोनों एक साथ कंबाइंड है। आगे देखो, इसके बाद लिमिट h टेंस टू c, अब आपने लिखा और fx क्या है, यहाँ पे sin x है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे x की जगह पे c प्लस h मैंने यहाँ पे कंसीडर किया पुट करने को, तो लिमिट, इसलिए यहाँ पे लिमिट की वैल्यू भी क्या हो गई है, बदल गई है। देखो यहाँ से अब, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा x की जगह पे c प्लस h, तो h जो है 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि x अगर c की तरफ मूव कर रहा है तो h 0 की तरफ मूव करेगा। यहाँ से आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रखा कि साइन c प्लस एच, क्योंकि x की वैल्यू है c प्लस एच, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। और ऐसे अगर cos x आता है, tan आता है, उसको भी आप कर सकते हो। वैसे एक और भी तरीके होते हैं कि tan x को अगर आपको निकालना है तो sin और cos से कंबाइन होकर के बनता है sin x बाई cos x। तो वहां पे भी एक मेथड होता है जिसको हम लोग इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनता है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। उसकी बात इस क्वेश्चन के जस्ट हम लोग बात करेंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप यहां से देखो, इस क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। तो यहां से आप देखिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच था, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच, यानी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, जिसकी वैल्यू होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h, ठीक है। और इनके बीच में प्रोडक्ट का है साइन, ये आपने यहाँ पे लगाया। और क्लास 11th में हम लोगों ने सीखा था कि लिमिट जो है सम या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन पे बारी बारी अप्लाई हो जाती है। तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस c साइन h, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 होगा, यहाँ पे जब आपने पुट किया तो 1 आएगा, और 1 इंटू साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी। और जब आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से आप cos सी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे साइन सी आपको मिल जाता है, यानी कि लिमिट x टेंस टू c पे एफ एक्स जो था, यानी कि साइन x, उसकी वैल्यू हमको साइन सी के इक्वल मिली। और यही वैल्यू क्या थी, एफ सी की थी। मतलब जिस पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे एट द पॉइंट सी विच इज ऑल्सो अ रियल पॉइंट। तो एफ सी इज इक्वल टू हमें यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स पे हमको दिखाई थे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू एफ सी के इक्वल हो गई। सो वी कैन से दैट साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी जो साइन फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हेंस प्रूव्ड। तो इसी बात को डिस्कस था करना कि साइन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसको हम लोग दो तरीके से देखा, एक तो ग्राफिकल मेथड था जो कि बहुत ही आसान है, और दूसरा मेथड था कि लिमिट की हेल्प से भी इसको मैंने शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ अलजेब्रा को समझते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ जो है अलजेब्रा की, कि लिमिट में कैसे अलजेब्रा अप्लाई होता है। तो देखिए, एज अ इसको थ्योरम की तरह आपको ट्रीट करना है। तो मैंने कहा कि इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन, कहने का सेंस क्या है कि यहां पे एफ और जी दो रियल फंक्शन है और डिफाइंड फंक्शन है। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर एफ और जी दो रियल फंक्शन है, और साथ में मैंने ये भी कहा कि ये दोनों आपस में कंटिन्यूअस भी है, मतलब कि एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन एंड ऑल्सो एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन।
मतलब कि ये रियल तो है ही है और ये कंटिन्यूअस भी है, एफ भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला हमें मिलेगा कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो एफ प्लस जी भी जो आएगा फंक्शन, एफ प्लस जी ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सेम अप्रोच के साथ अगर मैं f माइनस जी करता हूं वो भी हमारा इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये जो मैंने डैश डैश बताया ये मैंने जस्ट इसी को मैं नीचे उतार रहा हूं, मैं ऐसा शो कर रहा हूं। और यहाँ पे थर्ड पार्ट है कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी f इंटू जी इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन। देन चौथा यहाँ पे पार्ट है, फोर्थ वन, एफ बाई जी मैं करता हूँ। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स है या किसी सी पे हम पता करें इसकी कंटिन्यूटी को, तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बशर्ते कि जी सी जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। मतलब एक फंक्शन जी है वो जी एक्स भी हो सकता है, जी वाई भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी की जब हम बात करेंगे तो किसी पॉइंट पे ही करेंगे, या अगर पॉइंट नहीं भी दिया गया तो रियल फंक्शन की पॉइंट को कंसीडर करके करते हैं। तो इस केस में यह जो पार्ट है यह जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया दैट मीन्स कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर जो है थ्योरम को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस जो है करते हैं और जानते हैं कि क्या है। जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। जो ये क्वेश्चन है इसको बताने से पहले एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा भी था, बट थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रिकैप करा रहा हूँ। जो कंपोजिट फंक्शन की जो कॉन्सेप्ट थी जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था, ये और क्लास 12th में भी उसका हमें रिकैप दिखाई देता है, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में तो क्लास 11th में हम लोग जो है कंपोजिट फंक्शन को सीख लेते हैं, लेकिन क्लास 12th के रिलेशन ऑफ फंक्शन के चैप्टर में हम लोग कंपोजिट ऑफ फंक्शन को सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपोजिट ऑफ फंक्शन की जब बात करें उसके अकॉर्डिंग कैसे कंटिन्यूटी को दिखाया जाता है, शो किया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं पहले। कंपोजिट फंक्शन, अब देखिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, इनको कंबाइन हम कर देंगे। तो कंबाइन इनको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो एफ ऑफ जी लिखते हैं एक्स, या फिर जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। देखिए एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है कि एफ को आपको लिखना है, पहले ऑफ लिखा है तो आपने लगाया इस ब्रैकेट को और उसके बाद जी एक्स को अप्लाई किया। जी एक्स की जो वैल्यू वो आप यहाँ पुट करोगे फिर इस वाले फंक्शन में जाएगा, फिर आपको आउटपुट देगा। सेम ये होता है इस तरीके से कि पहले आप जी को लिख दोगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर एफ लिखोगे और यहाँ पे एक्स और ये, तो एफ एक्स को सबसे पहले आप पुट करोगे, जो आंसर आपको मिलेगा फिर आप जी में उसको पुट करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन से भी इस बात को समझा दूंगा, बहुत आसान है, आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि कंपोजिट अगर फंक्शन है तो उसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, कैसे कंटिन्यूटी काम करती है कंपोजिट फंक्शन को, कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो देखिए यहां से जैसे मैंने लिखा कि यहां से इफ जी एक फंक्शन है जो कि रियल है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा मैं मान रहा हूं। जी इज कंटिन्यूअस, फंक्शन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मान लेते जी एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू सी पे वो कंटिन्यूअस है। तो जो एफ होगा देन हमें यहाँ पे कुछ ऐसे कंसीडर करना है, मैं देन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ये भी कंडीशन ये तो इफ में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी। अब देखिए इसी बात को आपको समझना है कि जी जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। दूसरी बात यहाँ पे है कि एफ भी कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस में लिखा हूं, ये वर्ड यहाँ पे CONT में शॉर्ट में कंटिन्यूअस ही लिख रहा हूं। एट जीसी मतलब जीसी पे ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जीसी यहां पर जाएगा, जैसे x की वैल्यू c में पुट करूंगा तो अब f जो है ये फंक्शन f वाले में ट्रांसफर होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब f क्या हो, इस पे कंटिन्यूअस हो। अब दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो जो कॉम्बिनेशन से फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा।
तो आप ये बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आई होप। फिर भी आपको ये बातें दिक्कत कर रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि f देयरफॉर या देन f of g is also a continuous function at x is equal to c। यानी आपने जब कंपोजिट किया, कंबाइन किया फंक्शन को f of g, तो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू c पर। तो देखिए इसमें आगे कैसे ये क्वेश्चन काम करता है। इसको मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। थर्ड, जैसे एक फंक्शन आपको दे दिया fx और वो है मॉड में cos x, ठीक है। मॉड में cos x है और शो करना है कि ये शो दैट इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी शो करना है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब यहां पे आपको दो फंक्शन कुछ ऐसे मानने होंगे जिससे ये फंक्शन कंबाइन होकर के बना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है कि एक तो cos x है और दूसरा मॉड में है। तो हम कुछ ऐसे इसको कंसीडर करेंगे कि अंदर वाले फंक्शन को मैंने gx जो है कंसीडर कर लिया, वो हो गया cos x, और जो बाहर वाला फंक्शन है उसको मैं hx मान लूंगा। अनदर जो है फंक्शन आपको देखो मानना है कि जिससे कंबाइन होकर के fx बन जाए। तो अब यहां पे हमें ये मिला, यहां से मैं लिख सकता हूं कि मॉड x। देखो रीजन क्या है इसके, जो पहले हम लोगों ने देखा था ये वाला पार्ट कि f ऑफ g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैं कंसीडर ही कर रहा हूं कि g जो है, ये जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन भी जो है कंटिन्यूअस है एट gc। देन इनके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। सेम जो है जो कंक्लूजन है उसी बात को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ग्राफ के हेल्प से भी आप देख सकते हो कि जब इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पेन को लिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और mod x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। mod x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, आपने ये पढ़ा भी होगा अपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th में। तो अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो मुझे कहीं पे भी पेन को लिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मैं होल ग्राफ को ड्रॉ करता हूं कंप्लीटली तो भी। तो दैट मीन्स कि hx यानी कि mod x यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग gx इज इक्वल टू cos x हो गया, hx इज इक्वल टू mod x हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे कंबाइन करना है तो मैं यूज करूंगा HOGX। अब देखो यहाँ पे आपको इस बात को समझना होगा कि मुझे GOH लिखना है कि HOG लिखना है। तो ये आपको तभी हो सकता है, जब आप इस बात को समझ रहे हो अच्छे तरीके से। आप किस तरीके से यहाँ पे आप यूज करोगे, जैसे आपको दिख रहा है कि cos x अंदर है तो cos x मतलब अंदर की तरफ है, तो आप g वाले को क्या लिखोगे, मतलब जो है ऐसे समझ सकते हो कि आपको अंदर की तरफ तब लिखना पड़ेगा। और मॉड आपको दिख रहा है बाहर की तरफ है तो h आप यहाँ पे पहले लिखोगे। इस तरह के एक दो क्वेश्चन और आप एनसीईआरटी से जब कर लोगे या साइड बुक में भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस तरह के फंडे, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ पाओगे। तो HOGX की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां से सबसे पहले आपको h इस तरीके से लिखना है, फिर आपको यूज करना है जो मैंने पीछे समझा है सेम यहाँ पे है। gx ये आ जाएगा यहाँ पे gx और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखो h यहाँ से यूज किया, gx की वैल्यू आप देखो यहाँ पे gx आपने कंसीडर किया क्या है cos x, तो cos x यहाँ पे लिख दिए फंक्शन की जगह। अब जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पे जाएगा x और वो फिर यहाँ पे आएगा। h x है तो x था तो यहाँ पर x है, अब cos x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, तो यहां से आपको मिल जाएगा मॉड में cos x। तो इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये हो जाएगा क्या fx। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि इसके कॉम्बिनेशन करने से आपको फंक्शन फिर से मिल जा रहा है। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट इफ gx जो कि cos x है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और hx जो कि mod x वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है h ऑफ g
वो भी अगर आपको fx दे दिया दैट मीन्स कि वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि fx therefore fx is a continuous फंक्शन। तो आई होप आप ये बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लेंगे जो हमारे जेई के एग्जाम में आ चुके हैं। इस वाले में मैंने एनसीईआरटी को ही मेन फोकस में रखा था, जिसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जेई में भी यूजफुल होंगे। तो नेक्स्ट वाले जो है पार्ट में हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के